हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पहली क्लास चालू कर रहे हैं लैब असिस्टेंट की। फिजिक्स का सिलेबस डेफिनेटली कवर करेंगे और चैप्टर जो मैं आज उठा रहा हूँ दैट इज़ दृढ़ पिंड गतिकी, है ना। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जिसे हम कहते हैं, बहुल कणों का निकाय जिसे हम कहते हैं, वैसे हमारी बुक में जो नेमिंग दे रखा है, लेकिन ये दृढ़ पिंड गतिकी है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स है। इसके अंदर जो टॉपिक हम आज कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक मैंने आज सामने लिख दिए। इसके ऊपर मैं आपको न्यूमेरिकल भी बताऊंगा कि किस तरीके से इस पॉइंट के ऊपर द्रव्यमान केंद्र पर न्यूमेरिकल आता है, वो डिस्कस करेंगे। तो अच्छे से टॉपिक को समझिए। मैं एग्जाम के पर्पस जितना ही आपको बताऊंगा ताकि अपन सिलेबस को थोड़ा सा रैपिडली कवर कर पाएँ, थोड़ा जल्दी से कवर कर पाएँ, और जितना हमें समझना चाहिए उतना हमें पता हो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स को कवर कर पाएँ। ठीक है, तो अपन न्यूमेरिकल्स थोड़े से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। पहले चीज़ों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास में बच्चों, रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड क्या होता है। जैसे मेरे पास में डस्टर है, डस्टर मेरे लिए क्या है, रिजिड बॉडी है। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं, क्या लगाते हैं बच्चों, फोर्स लगाते हैं, तो फिर इसके ये जो दो पार्टिकल्स है ना, देखो ये देखो, ऐसा देखो, एक पार्टिकल यहां मान लो, ऐसे तो बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं इसके पास में, ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि एक पार्टिकल इधर मानो और एक पार्टिकल इधर मानो। मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने पर इन दोनों पार्टिकल्स के मिड का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। वो क्या नहीं होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर वो पर्टिकुलर पॉइंट या फिर वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, रिजिड ऑब्जेक्ट होगा, दृढ़ पिंड होगा। बात समझ रहे हैं, मेरी बात को समझे। जैसे लेट सपोज करो अपने पास में ये देखो, ये कवर मान लीजिए, क्या ये कवर रिजिड ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो हमने बोला इसको फोर्स लगाया, ये लो, चेंज हो गया क्या डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट्स के मिड का डिस्टेंस चेंज कर दी। ऐसे करूंगा तो यूं चेंज हो जाएगा। ये रिजिड ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि जब इसके ऊपर बाह्य बल लगाया जा रहा है उस केस के अंदर इसके दो कणों के मध्य की दूरी तो चेंज हो जा रही है, चेंज हो जा रही है, तो ये रिजिड ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, दृढ़ पिंड नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि दृढ़ पिंड की जो संकल्पना है ये एक तरीके की, ठीक है, हमने एक डेफिनेशन दी, डेफिनेशन के लिए एक कंडीशन अप्लाई करी है। वो कंडीशन क्या है किसी भी रिजिड ऑब्जेक्ट होने की, कि बाह्य बल लगाने पर उसमें उपस्थित दो कणों के मध्य की दूरी चेंज नहीं होनी चाहिए, तो फिर वह पिंड क्या होगा, दृढ़ पिंड होगा। अब ये सोचो कि क्या इस पृथ्वी पे या क्या इस संसार में हर एक पिंड दृढ़ पिंड हो सकता है, या फिर दृढ़ पिंड हो ही सकता है क्या? आंसर है नहीं। आदर्श रूप में कोई भी दृढ़ पिंड नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो हमारे द्वारा लगाए गए बल के ऊपर निर्भर करता है। मैंने लेट सपोज करो मेरे हाथ से इसके ऊपर बल लगाया था, इसलिए इसके दो कणों के मिड की दूरी को मैं चेंज नहीं कर पाया, लेकिन मैं वही काम हथौड़े से करता, ले धम, बताओ क्या होता, दो कणों के मध्य की दूरी चेंज हो जाती, चेंज हो जाती, तो फिर ये दृढ़ पिंड नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि हमारे द्वारा बल अगर कम लगा रहे हैं तो हमारे लिए वो शायद दृढ़ पिंड है, लेकिन अगर वो हम ज्यादा बल लगाएं तो पता चले उनके दो कणों के मध्य की दूरी चेंज हो जाएगी, इसका मतलब वो दृढ़ पिंड नहीं है। तो ये एकमात्र एक संकल्पना है, इस बात को ध्यान में रखें। अगर हम बल का अमाउंट और बढ़ा देंगे तो बहुत सारे पिंड जिन्हें हम दृढ़ मानते हैं वो दृढ़ नहीं रहेंगे। जैसे दीवार है, दीवार हमारे लिए दृढ़ पिंड है, क्यों? क्योंकि हमारे हाथ से ना तो वो खिसकने वाली है, ना उसके दो कणों के मध्य की दूरी हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हैमर से या किसी बड़े लोहे के भारी गोले से उसके ऊपर प्रहार करते तो दीवार टूटती है, नहीं टूटती है? टूटती है ना। तो बस वो डिपेंड करता है कि भैया आप बल किससे लगा रहे हैं। ठीक है, चलो, तो बात समझ में आई। आदर्श रूप में कोई दृढ़ पिंड उपस्थित नहीं हो सकता, लेकिन उसकी संकल्पना समझिएगा जिससे हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं गति की, कि गति कितने तरीके की होती है। गति तो आप सभी को पता है क्या चीज, गति कितने तरीके की होती है उसके ऊपर आते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन के ऊपर आते हैं। सबसे पहला है स्थानांतरण गति। स्थानांतरण का मतलब समझिए, लेट सपोज करो मेरे पास में एक सर्कल है ऐसा, ठीक है, और इस सर्कल को, सर्कल मतलब एक प्लेट है, इस प्लेट को मैं ऐसा का ऐसा घसीटते हुए आगे की ओर लेकर के जा रहा हूं किसी सरफेस पर, घसीट करके यू,
ठीक, ऐसा सीधा आगे की ओर लेकर के। इससे क्या हुआ, ये एक पॉइंट लिया और वही पॉइंट ये, ठीक है। लेट सपोज करो इस पॉइंट का नाम ए है और ए कुछ टाइम बाद में ए डैश पे पहुंच गया। ऐसे ही एक पॉइंट यहां पर होगा, लेट सपोज करो ये बी है, तो कुछ टाइम बाद में जब आप घसीट करके लेकर के आ रहे थे तो ये बी डैश आ गया, ठीक है। एक पॉइंट शायद यहां होगा, लेट सपोज करो ये सी, और घसीटने के बाद में वो यहां आ गया सी डैश लोकेशन पे। तो स्थानांतरणी गति की बात ये होती है बच्चों, ट्रांसलेशन मोशन में ये होता है कि जितना कोई एक भी पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करता है निश्चित समय में, अरे भाई आपने घसीट करके इसको ऐसा लेकर के आए तो सारे के सारे एक ही समय में यहां तक पहुंचे ना। ऐसा तो है नहीं कि सी ने आने में थोड़ा सा कम टाइम लगाया, ए पहले पहुंच गया और बी सबसे बाद में पहुंचा, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। सभी ने समान समय में वो दूरी तय करी है, लेकिन वो दूरी सभी की समान होनी चाहिए। मतलब सी भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जितना ए ट्रेवल कर रहा था, बी भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था जितना कि ए कर रहा था। सभी का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो फिर ये कौन सी गति है, स्थानांतरणी गति। मेरी बात को समझे क्या बच्चों? आप जब बस में बैठ करके जाते हैं तो बस में बहुत सारी सीट्स होती है, ठीक है। तो जब वो बस आगे की ओर चल रही होती है तो उसमें जो बस ड्राइवर है वो आगे बैठा होता है, कंडक्टर उससे पीछे, फिर सारी सवारियां पीछे की ओर बैठी होती है। अब ऐसा तो है नहीं बच्चों कि लेट सपोज करो यहां से एक बस चालू हुई रींगस से और पहुंच गई जयपुर या किसी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर। अब बस चालक ने तो ट्रेवल किए, लेट सपोज करना बस चालक ने तो ट्रेवल किया 65 किलोमीटर, जो ड्राइवर था उसने ट्रेवल किया 65, कंडक्टर ने 64 और पैसेंजर ने 63 किलोमीटर्स। बताओ ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं ना। जितना वो बस ड्राइवर चल रहा होगा, जितना उसने दूरी तय करनी होगी, उतनी कंडक्टर भी ट्रेवल करेगा और उतने ही क्या पीछे बैठी हुई सवारियां भी ट्रेवल करेंगी। ये बात ध्यान में रखना। इस तरीके की जो गति होती है ना, जिसमें समस्त कण जो हैं वो समान दूरी तय करते हैं, पिंड में उपस्थित समस्त कण जब समान दूरी ट्रेवल करते हैं उसी पर्टिकुलर समय में, तो फिर हम उस गति को क्या बोलते हैं, स्थानांतरणी गति बोलते हैं, ठीक है। सामान्यतः ये एग्जाम्पल एक सीधी सरल रेखा में लिया जाता है। मेरी बात को समझे क्या? तो हम बोल रहे हैं कि जब मैं इस चकती को घसीट करके आगे की ओर लेकर के जाऊंगा तो जितना उसका एक पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, जितनी डिस्टेंस उसका एक पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, उतनी ही डिस्टेंस उसके अदर पार्टिकल भी क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे, चलेंगे। बात समझ में आई? चलिए अब इसके बाद में ये क्लियर हुआ ना? चलिए अब इसके बाद में है घूर्णी गति, घूर्णन वाली गति, जो कि इस चैप्टर का मूल आधार है। इस चैप्टर में हम रोटेशनल मोशन को ही डिस्कस करेंगे। अब रोटेशनल मोशन देखो नाम से पता चल रहा है क्या चीज है। जब कोई भी पिंड घूमता है किसी अक्ष के सापेक्ष, जैसे पंखा है ना, पंखे में क्या होता है, तो हम बोलते हैं 3 विंग्स होते हैं, एक विंग ये है, एक विंग ये है, एक विंग ये है, और ये ऐसा घूमता है। किसी पंखे में 5 विंग भी आते हैं, है ना, तो 5 विंग भी हो सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, घूमते हैं। घूमते हैं किसके सापेक्ष में, एक अक्ष होता है, एक एक्सिस होता है। उस एक्सिस के अकॉर्डिंग या उस एक्सिस के अलोंग जो है वो क्या करते हैं, घूमते हैं। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि एक्सिस जो होता है वो स्टेशनरी होता है, स्थिर होता है ना। ये जैसे यहाँ पर है तो ये विंग्स तो इसके घूमते जाएंगे, विंग्स तो घूमते जाएंगे, लेकिन क्या उसका एक्सिस घूमेगा? नहीं, एक्सिस स्थिर रहता है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि जब कोई पिंड किसी स्थिर अक्ष के सापेक्ष क्या करता है, चक्कर लगाता है, घूमता है, तो उस पिंड की गति क्या होती है, घूर्णी गति होती है। किसी भी अक्ष के सापेक्ष में वो क्या कर सकता है, घूम सकता है। जैसे पंखे की गति, पंखा क्या है, एक अक्ष के सापेक्ष में ऐसा घूम सकता है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो एक अक्ष के सापेक्ष में क्या करती रहती हैं, घूमती रहती हैं। जैसे लट्टू है, लट्टू अपन घुमाते थे ना बचपन के अंदर, खैर आप तो बच्चे नहीं घुमाते हैं इतना, हमारे टाइम में तो घुमाया करते थे। अब चलो इस घूर्णी गति की, चलो इसी बात आएगी ना तो इसको थोड़ा सा समझिए। घूर्णी गति की बहुत खतरनाक चीज है। क्या होता है, वहां पे अपन बोल रहे थे कि समस्त कण समान दूरी तय कर रहे थे, समान समय में समान दूरी तय कर रहे थे, लेकिन क्या इस घूर्णी गति के अंदर भी यही कंडीशन अप्लाई हो सकती है कि
पिंड में उपस्थित समस्त कण समान दूरी तय कर रहे हैं। चलिए समझते हैं। तो हमने बोला एक ही विंग उठाओ, एक विंग में बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं। पहला पार्टिकल ए, दूसरा पार्टिकल बी और तीसरा पार्टिकल मैं सी मान करके चल रहा हूं। ठीक है, चलो अब ये विंग जो है वो घूमा, पंखा है तो घूमेगा भाई, पंखा है तो क्या करेगा, घूमेगा। तो ये ए जो है वो घूम करके कहां आया, यहां आया। तो ए ने डिस्टेंस इतनी ट्रेवल करी और बी घूम करके यहां आया, बी यहां पहुंच गया और सी घूम करके यहां आ गया। बताओ भाई ऐसे ही होगा क्या, ए इधर आया, बी इधर आया और सी इधर आया। ठीक है, ए डैश, बी डैश और सी डैश, ये मैंने छोटे छोटे लिखे हैं, शायद आपको दिखाई दे। अब थोड़ा समझ लो मेरी बात को कि क्या सभी ने समान दूरी तय करी है। तो आंसर गौर करना, ए दिखाई दे रहा है क्या रे देवताओं, दूरी देखो ए की, ए से डैश तक की, बी से बी डैश तक की दूरी देखो, सी से सी डैश तक की दूरी देखो। बताओ क्या समान दूरी है क्या, नहीं। समय समान है क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ही टाइम में यहां आ गया होगा, है ना। t बराबर 1 सेकंड पे यहां देखा और t बराबर 2 सेकंड पे यहां आ गया, तो सभी को पहुंचने में तो समान समय लगा, लेकिन समस्त कणों ने समान दूरी तय नहीं करी है, सभी ने अलग अलग करी है। और हमें ये और देखने को मिलता है कि जो कण अक्ष के पास होता है, समझना, जो कण अक्ष के पास होता है वो कम दूरी तय करता है, और जो कण अक्ष से दूर होता है, जो कण अक्ष से दूर होता है वो ज्यादा रेखीय दूरी तय करता है, लेकिन समय उतना ही ले रहा है ना। तो हमने बोला डिस्टेंस देखो, इसकी दूरी कम थी, समय उतना ही है, और इसकी दूरियां ज्यादा है और समय उतना ही है। तो दूरी ज्यादा तय कर रहा है, समय उतना ही ले रहा है, इसका मतलब इन पार्टिकल्स का वेग ज्यादा है। तो अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ सी पार्टिकल, ये सबसे ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इसने दूरी ज्यादा तय करी थी, समय उतना ही ले रहा था। अरे भाई चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यही होता है ना देवताओं, अरे यही होता है क्या। ठीक है, तो इससे अंदेशा लगाओ कि किसकी रेखीय चाल ज्यादा होगी। आंसर है भैया कि सी की रेखीय चाल ज्यादा होगी, ये ज्यादा दूरी तय कर रहा है। और इससे कम रेखीय चाल किसकी होगी, बी की, और सबसे कम रेखीय चाल किसकी होगी, आंसर है ए की, क्योंकि समय तो उतना ही ले रहा है लेकिन दूरी कम तय कर रहा है। बात समझ रहे हो, ये एक तरीका। दूसरा, जिन्हें अगर फॉर्मूले से पसंद है तो मैं आपको v इज टू ओमेगा आर का कॉन्सेप्ट दे सकता हूं। इस कॉन्सेप्ट से आप आसानी से समझ जाएंगे। ये तो जिनको कुछ भी नहीं पता ना, तो भी वो ये देख सकते हैं कि भैया ये दूरियां ज्यादा तय कर रहे हैं, समय उतना ही ले रहे हैं, इसलिए उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। ये कॉमन सेंस से हमें पता लग सकता था। ठीक है, अब फिजिक्स से समझते हैं कि फिजिक्स कैसे देख रही है। फिजिक्स में एक क्या कहते हैं, फॉर्मूला है, क्या भाई, कि वेलोसिटी, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध क्या है। ये रेखीय वेग है, ये कोणीय वेग है, इनमें संबंध क्या है। तो हम देखते हैं कि घूर्णी गतिकी में जब कोई ट्रेवल कर रहा होता है तो देखो सभी ने कोण तो समान ही है, इस लाइन और इस लाइन के बीच में कोण अगर 60 डिग्री है तो ये सभी के लिए 60 ही है बच्चों। ऐसा तो है नहीं कि एक कम कोण ट्रेवल कर रहा है, बी ज्यादा कोण बना रहा ना। अरे कोण नाप के देख लो रे प्रकार से, ठीक है, चांदे से नाप करके देख लो, कोण तो बराबर ही आना है। ये कोण तो 60 है तो 60 ही रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब ओमेगा फिक्स है। घूर्णी गति में जो भी पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है उसका ओमेगा क्या है, फिक्स है। अगर ओमेगा फिक्स है तो v इज प्रोपोर्शनल टू क्या है बच्चों, r है। अब ये r क्या है, r है घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। ये घूर्णन अक्ष जिसके सापेक्ष में वो घूम रहा था, और इससे लंबवत दूरी, ये बिल्कुल सीधी दूरी। तो आप गौर करेंगे कि a की सीधी दूरी कम है, इसलिए इसका रेखीय वेग भी कम है। क्यों, क्योंकि द r वैल्यू ऑफ a या डिस्टेंस ऑफ a पार्टिकल जो है वो कम है, सबसे कम है। ठीक, फिर उससे ज्यादा किसकी है, बी पार्टिकल की दूरी है, और सबसे ज्यादा दूरी किसकी है, सी पार्टिकल की। दूरी सबसे ज्यादा होने के कारण उसका रेखीय वेग भी क्या होगा, ज्यादा होगा। रीजन क्या है, कोणीय वेग सभी का समान है, क्योंकि सभी समान कोण अंतरित कर रहे हैं समान समय में। ओमेगा बराबर क्या होता है बच्चों, थीटा डिवाइडेड बाय टी होता है। सभी का कोण भी समान है, सभी का टी भी समान है, टी भी समान है, थीटा भी समान है, तो ओमेगा तो फिक्स हो ही गया।
समझ रहे हो? तो ये बात समझिए। हालांकि मैं इस चीज़ को और इलैबोरेट करूंगा, ये अपने ही इस चैप्टर का पॉइंट है। बस मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि घूर्णी गति के अंदर जो पार्टिकल अक्ष से जितना दूर होता है, जो पार्टिकल, जो कण अक्ष से जितना दूर होते हैं वे ज्यादा दूरी तय करते हैं। इस कारण उनका रेखीय वेग ज्यादा होता है, कोणीय वेग प्रभावित नहीं होता, रेखीय वेग ज्यादा होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, तो एक स्थिर अक्ष होता है। अक्ष कैसा है इनका? स्थिर अक्ष है। उसके चारों ओर क्या लगाते हैं? पार्टिकल चक्कर लगाते हैं। ये कौन सा है? घूर्णी गति है, रोटेशनल मोशन है। फिर इसके बाद में है लौटनी गति। लौटनी कैसा? अरे कभी मिट्टी में लौटे हो, नहीं लौटे हो? हैं? कभी दोहरों के अंदर गए हो, नहीं गए हो? हैं? ऐसे रोल नहीं करते हैं क्या? बचपन में थे तो अपन रोल करते थे बेड के ऊपर रोल। सेम वही है बच्चों, लौटनी गति उसी को ही बोलते हैं, रोलिंग मोशन वही है, और कुछ चीज़ नहीं है। आपने देखा होगा बचपन में है ना, हम क्या करते थे, एक लोहे की वो लेते थे, पतला सा वायर का एक रॉड बनाते थे और एक लोहे का चक्का लेते थे। चक्का तो समझ रहे हो ना बच्चों, पहिया, छोटा पहिया, और उसको लेकर के ऐसे चलाते थे हम। हाँ, याद आ रहा है? ये खैर मेरे टाइम की बात है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप कब कहाँ खेले होंगे, आप तो साइकिल पे पले बड़े हो। ठीक है, तो साइकिल वाला ही एग्जाम्पल ले लो। साइकिल चलाते हैं तो क्या करते हैं? साइकिल का टायर घूमता है, लेकिन क्या टायर वो अपनी जगह पर स्थिर रहता है? नहीं, टायर चलता रहता है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि ये अगर रॉड है, रोलिंग मोशन की बात कर रहा हूँ, लौटनी गति की, ठीक, और उसमें अगर ये साइकिल का टायर है, ठीक है, और ये टायर का केंद्र है, और ऐसे साइकिल चल रही है, यूं चल रही है साइकिल, यूं, टायर ऐसे घूमता जा रहा है, तो थोड़े टाइम बाद में ही यहाँ पहुंच जाएगा, है ना? ये वाला पार्टिकल जो यहाँ पर था ए पॉइंट पे, वो घूम करके शायद कुछ टाइम बाद में यहाँ आ जाएगा, ए डैश पॉइंट पे आ जाएगा। लेकिन ये जो ओ था, वो ओ अपनी जगह पर ही रहेगा। अरे साइकिल का जो बीच वाला पॉइंट होता है, रम का जो बीच वाला पॉइंट होता है, ये क्या चेंज होता है? नहीं, ये अपनी जगह पर ही रहता है। लेकिन क्या ये स्थिर है? नहीं, ये भी गति कर रहा है, ये भी मूव कर चुका है। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन के अंदर समझना, रोटेशनल मोशन में तो यहीं घूम रही थी चीजें, यहीं घूम रही थी, तो उनका जो एक्सिस है, एक्सिस जो है वो स्थिर था। लेकिन लौटनी गति के अंदर जो एक्सिस होता है ना, वो भी क्या करता है? गति करता है। कैसी गति? रेखीय गति, स्थानांतरणी गति। लौटनी गति में जो एक्सिस होता है, एक्सिस जो होता है, वह स्थानांतरणी गति करता है, जबकि इस एक्सिस के सापेक्ष घूमने वाले कण अभी भी क्या करते रहते हैं? घूर्णी गति करते रहते हैं, उसी अक्ष के सापेक्ष में, है ना? ये जो टायर जब घूमता है बच्चों, तो सारे के सारे पार्टिकल इसी अक्ष के चारों ओर तो घूमते रहते हैं, तो पार्टिकल्स तो इसी के अक्ष के चारों ओर घूमते रहते हैं, लेकिन बेचारे ये अक्ष भी तो चल रहा है, बात समझ रहे हो? इसलिए पार्टिकल्स भी चल रहे हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि लौटनी गति के अंदर ये जो अक्ष है वह स्थिर नहीं होता, वह स्थानांतरणी गति करता है, तथा अन्य पार्टिकल्स जो हैं वह उस गतिमान एक्सिस के चारों ओर क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। ये बात ध्यान में रखना, घूर्णी गति करते रहते हैं। तो फिर ये वाली गति कौन सी होगी? लौटनी गति। तो लौटनी गति में हम क्या ध्यान में रखेंगे कि एक्सिस जो है वो स्थिर नहीं होता, वह गतिमान होता है, और कौन सी गति कर सकता है? स्थानांतरणी गति कर सकता है। जबकि अन्य जो पार्टिकल्स होते हैं वह उस एक्सिस, गतिमान एक्सिस के सापेक्ष क्या करते रहते हैं? घूर्णी गति करते रहते हैं। ठीक है, साइकिल या किसी भी बस या किसी भी व्हीकल के जो टायर्स हैं वो इसी तरीके की गति को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, वो लौटनी गति होती है। ठीक है, बात समझ में आ गया? ये तीनों समझ में आ गई किस तरीके से काम करते हैं, है ना? इसमें हम सीधी की रेखा की बात करते हैं कि सीधा चलना चाहिए, समान दूरी तय करते हैं समान समय में। इसमें दूरियां अलग अलग हो सकती हैं, इस कारण रेखीय वेग अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक स्थिर अक्ष के सापेक्ष में घूमते हैं। इसके अंदर अक्ष स्थिर नहीं रहता, अक्ष भी क्या करता है? चलता रहता है। ये हो गया। ठीक है, अब फाइनली जिसको हमें डिस्कस करना है, जिसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे आज, दैट इज द्रव्यमान केंद्र। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए बच्चों, बताओ? और जिन्होंने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया इस वीडियो को, प्लीज लाइक और शेयर कीजिए। बहुत मेहनत से बनाते हैं बच्चों वीडियोज को, हर कोई इंसान अपना वीडियो बनाने के लिए मेहनत ही करता है, मैं कोई अलग काम नहीं कर रहा हूँ, बस आपको समझ में आ जाए। चलिए देखिए, द्रव्यमान केंद्र, नाम से पता चलेगा अरे द्रव्यमान केंद्र क्या है?
देखो कोई भी पिंड है उसके पास में क्या होता है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, तो फिर हम बोलते हैं कि इस द्रव्यमान को आप स्टेबल कैसे कर सकते हो। समझना, स्टेबल मतलब आप इसको बैलेंस कैसे कर सकते हो। तो मैंने बोला कि अगर मैं मेरी 4 अंगुलियों को, समझना, मेरी 4 अंगुलियों को इस डस्टर के नीचे रख दूं, ऐसा मैं इसे बैलेंस कर सकता हूँ, मैं इसके द्रव्यमान को क्या कर सकता हूँ, बैलेंस कर सकता हूँ। ठीक है, चलो ये ठीक है, लेकिन क्या मैं इन्हीं 4 अंगुलियों को इधर रख दूं और फिर क्या मैं इसे बैलेंस कर पाऊंगा? देखना क्या होगा, ये लो नीचे गिर गया। चलिए, क्या मैं इन्हीं 4 अंगुलियों को इस तरफ रख दूं तो क्या मैं इसे बैलेंस कर पाऊंगा? देखना, नहीं। लेकिन क्या मैं इन्हीं 4 अंगुलियों को बिल्कुल मिड में रख दूं तो क्या मैं इसे बैलेंस कर पाऊंगा? डेफिनेटली कर पाऊंगा। चलो अब यही बात एक अंगुली से की जाती तो क्या होता? इधर रखते, नीचे गिरा, लेकिन क्या इसे बीच में रखते तो ये पॉसिबल था? एक मिनट रुकिएगा, ओके, मेरे को अंगुली चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि मैं राइट हैंड यूज करता हूं। ऑलराइट, देखिए एक अंगुली से भी उसे क्या किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है। हमें पता होना चाहिए वो अंगुली कहाँ रखनी। बात समझ रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट है द्रव्यमान केंद्र का। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग एक पतली सी रस्सी के ऊपर चलते हैं, पतली सी रस्सी के ऊपर चलते हैं, आसानी से चल पाते हैं, है ना। इवन एक डंडा और ऐसे हाथ में लेते हैं, यूं करके डंडा हाथ में पकड़ लेते हैं और फिर भी चल लेते हैं। खैर वो डंडा तो उनकी बैलेंसिंग को और बढ़ा ही रहा है, ठीक, लेकिन वो आसानी से चल पाते हैं। इसका रीजन क्या है? उन्हें पता है कि उनको बॉडी को स्टेबलाइज करने के लिए उनका द्रव्यमान केंद्र का है। हालांकि उन्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा द्रव्यमान केंद्र का, लेकिन माइंड में कहीं ना कहीं पता होगा कि भैया मैं ऐसा चलूंगा ना तो स्थिर रह पाऊंगा, और अगर इससे थोड़ा सा डगमगाया तो मैं नीचे जाता रहा। बात समझ रहे हो? तो ये दिमाग में आपके भी हमेशा रहा है। मेरे हिसाब से ये वाला काम आपने बहुत बार किया होगा, ऐसे लकड़ी के डंडे को 2 उंगलियों के ऊपर बैलेंस किया होगा, या एक उंगली के ऊपर ऐसा 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 बैलेंस करते नहीं करते? बहुत सारे लोग बैट को बैलेंस करते हैं अंगुली के ऊपर, करते नहीं करते? उसका रीजन यही है, हम द्रव्यमान केंद्र को अलाइन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इनडायरेक्टली हम सारा का सारा जो वेट है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अज्यूम करते हैं, ठीक है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट को ही हम स्टेबल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक। वो सारा का सारा गेम द्रव्यमान केंद्र का है बच्चों। तो द्रव्यमान केंद्र क्या है? हर एक पिंड के पास में द्रव्यमान होता है, और वो द्रव्यमान जिस एक बिंदु पर केंद्रित माना जा सकता है उसी को ही क्या कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। वापस से सुन लीजिए, प्रत्येक पिंड के पास में कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, एवं उसका समस्त द्रव्यमान जिस बिंदु पर केंद्रित माना जा सकता है वह पर्टिकुलर पॉइंट क्या कहलाता है? द्रव्यमान केंद्र। अब क्वेश्चन समझो, क्या द्रव्यमान केंद्र हमेशा पिंड के अंदर ही निहित होगा या पिंड के बाहर भी हो सकता है? क्वेश्चन वापस से, क्या द्रव्यमान केंद्र हमेशा पिंड के अंदर ही निहित होगा या पिंड के बाहर भी हो सकता है? आंसर है बाहर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। किस तरीके से वो अपन डिस्कस करेंगे। हाँ ठीक है, तो ये क्लियर हुआ, ये द्रव्यमान केंद्र का कॉन्सेप्ट है। अब द्रव्यमान केंद्र के लिए पहले तो ये समझो कि सामान्य आकृतियों का द्रव्यमान केंद्र कैसे देखा जाता है। सामान्य आकृति जैसे लेट सपोज करो ये डायरी का फ्रंट कवर देख लो आप, है ना। इस फ्रंट कवर का, मैं किसी का ऐड तो नहीं कर रहा हूँ ना, ये लो ऐसा कर दिया, ठीक है। चलो, तो ये डायरी का ये कवर है, इस कवर का ये रेक्टेंगुलर है ना, तो इसका द्रव्यमान केंद्र, इस शीट का, इस पर्टिकुलर शीट का द्रव्यमान केंद्र क्या होगा? आपने बहुत सारे जनों को देखा होगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ऐसा अंगुली के ऊपर इसको घुमा देते हैं, एक ही अंगुली के ऊपर इसको घुमा देते हैं, घुमाते नहीं घुमाते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि द्रव्यमान केंद्र कहाँ है। उनको बोले कि कॉर्नर पे अंगुली को रख और फिर घुमा के बता, कोई नहीं घुमा सकता, जिंदगी में कोई पैदा ना हुआ जो कॉर्नर पे रख करके घुमा दे, सब बीच में रख करके घुमाते हैं रे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उसका सारा का सारा मास कहाँ सेंट्रलाइज माना जाएगा? उसके मिड में सेंट्रलाइज माना जाएगा, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास को स्टेबल कर रहे होते हैं। तो जैसे हमारे पास में बच्चों क्या है, एक रेक्टेंगल है, एक आयत है। इस आयताकार शेप का द्रव्यमान केंद्र कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका एक सिंपल सा तरीका है, इसके 2 अपोजिट छोर पकड़ो,
अपोजिट छोर पकड़ लो, एक ये पकड़ लिया और एक ये पकड़ लिया, है ना। इन दोनों विकर्णों को जब आप मिलाते हो तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, और जहां ये इंटरसेक्ट करेंगे वही इसका क्या होगा, द्रव्यमान केंद्र होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, COM होगा। ठीक है, ये किसके लिए था, आयत के लिए था। ऐसा ही किसके लिए काम कर सकते हैं, वर्ग के लिए भी। यही काम किसके लिए किया जा सकता है, वर्ग के लिए भी किया जा सकता है। वर्ग के भी दो विकर्ण खींचिए, जहां पर वो एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगे, वही उसका क्या होगा, द्रव्यमान केंद्र होगा। वृत्त ले लो, वृत्त में क्या होगा, वृत्त के अंदर आप व्यास खींच सकते हैं, व्यास, एक व्यास ये खींचा, एक व्यास ये खींचा। व्यास हमेशा केंद्र पर ही काटता है, अरे काटता है नहीं काटता है, ठीक है, वही केंद्र क्या है वास्तविकता के अंदर, उसका द्रव्यमान केंद्र होगा। तो ये काम हमने किसके लिए किया, वृत्त के लिए। यही काम हम गोले के लिए भी कर सकते हैं, चाहे गोला ठोस हो चाहे गोला खाली हो, प्लास्टिक की गेंद हो चाहे लोहे की गेंद हो, सभी के लिए यही तरीका है, दो व्यास खींचो, जहां काटेगा वही द्रव्यमान केंद्र, और जहां पे वो काटते हैं वो वैसे भी उस गोले का केंद्र ही होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखो इस तरीके से। एक समबाहु त्रिभुज लो, समबाहु त्रिभुज तो सभी जानते हैं, सारे कोण कितने डिग्री के, 60 डिग्री के। सारी भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ऐसे समबाहु त्रिभुज के लिए लंबर तक खींचिए या माध्यिका खींचिए आप, ठीक है। लंबर तक और माध्यिका समबाहु में एक ही होती है, बात ध्यान में रखना। माध्यिका 30-30 डिग्री के कोण बनाती है। ये जहां पॉइंट काटता है वही उसका क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र होता है। और वास्तविकता में किसी समबाहु त्रिभुज का केंद्र ही उसका क्या है, द्रव्यमान केंद्र है। तो समबाहु त्रिभुज के लिए हम कुछ ऐसा काम करते हैं, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। कोई रॉड लो या सिलेंडर लो, सिलेंडर, ये यूनिफॉर्म सिलेंडर, यूनिफॉर्म तो समझ रहे हो ना, एक जैसा, ठीक। उसका पहले तो अक्ष ड्रॉ करो, ठीक। फिर उसका एक छोर लो और एक ये वाला छोड़ लो, और फिर इनको मिलाओ। फिर एक ये छोड़ लो, एक ये छोड़ लो, फिर इनको मिलाओ। जहां पर ये काटेगा वो वाला पॉइंट उसका क्या होगा, द्रव्यमान केंद्र। सामान्यतः हमें ये देखने को मिलता है, अगर यूनिफॉर्म सिलेंडर हो तो उसके मिड में चले जाइए। अगर ये टोटल लेंथ जो है वो L है तो L/2 पर चले जाओ, L/2 पर, और बिल्कुल बीच में वही क्या होता है, उसका द्रव्यमान केंद्र होता है। किसी छड़ का जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो बिल्कुल बीचों बीच होता है। छड़ मतलब ये जिसकी मोटाई ना हो, जिसका रेडियस ना हो, वो छड़ हो गई, तो उसका बीचों बीच वाला पॉइंट क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र होता है। तो सामान्यतः जो आकृतियां हम यूनिफॉर्म बोलते हैं, जिनका एक फिक्स्ड शेप एंड साइज है, उनका केंद्र ही क्या होता है, उनका द्रव्यमान केंद्र होता है। सामान्यतः की बात बता रहा हूं देवताओं, सभी का हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। इनमें हम बोल रहे हैं कि द्रव्यमान सभी जगह समान रूप से वितरित है, इसलिए इनका जो द्रव्यमान केंद्र है वो कहां पर है, इनके केंद्र पर है। बिल्कुल ठीक बात है। कोई रिंग ले लो, रिंग तो समझते हो ना, ये अंगूठी जैसी मैंने पहन रखी है, बीच में से खाली होती है, ठीक है। तो ये अंगूठी के अंदर क्या होगा, ये अंगूठी मानना, अंगूठी है रिंग, वलय जिसे बोलेंगे हम, और ये ठोस था व्रत वाला, ठोस अगर मैं मान करके चलूं तो इसको बोलते हैं चकती। क्या बोलते हैं, चकती। और रिंग वलय खाली होती है बीच में से, इसका द्रव्यमान केंद्र भी इसका केंद्र ही होता है, बिल्कुल बीचों बीच। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि क्या द्रव्यमान केंद्र सदैव पिंड के अंदर निहित होता है या बाहर भी हो सकता है। आंसर है वो बाहर भी हो सकता है। ये देख लो, चक्ति का सारा द्रव्यमान, सॉरी वलय का सारा द्रव्यमान इसके यहीं पर होगा। अरे मेरी बात को समझना, ये जो कड़ा है, इस कड़े का सारा द्रव्यमान कहाँ है, आउटर लेयर पर ही है, ठीक है। क्या बीच में कोई द्रव्यमान दिख रहा है, नहीं है, लेकिन इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ है, बीच में है। ले जहां कोई द्रव्यमान ही नहीं था वहां द्रव्यमान केंद्र है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि तरीका तो वही है, क्या खींचो, व्यास खींचो, जहां काटेगा वहीं द्रव्यमान केंद्र है, ठीक। लेकिन यहाँ पे कोई द्रव्यमान था ही नहीं, तो भी यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र है। तो मैं यही कह रहा था कि द्रव्यमान केंद्र किसी पिंड के बाहर भी नहीं तो हो सकता है, जहां कोई द्रव्यमान था ही नहीं, और पिंड के अंदर भी नहीं तो हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो पिंड कैसा है, उसका शेप कैसा है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। तो ये क्लियर हुआ, तो ध्यान में रखिए, वलय का भी केंद्र ही होता है।
तो ये तो एक तरीका है सामान्यतः देखने का कि द्रव्यमान केंद्र होता कहाँ है। फिर द्रव्यमान केंद्र होने के लिए एक कंडीशन लगती है और एक फॉर्मूला है द्रव्यमान केंद्र को कैलकुलेट करने का, वो हम डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अब द्रव्यमान केंद्र के लिए देखिए भैया क्या कंडीशन जस्टिफाई होनी चाहिए। तो हमने बोला लेट सपोज करो वी हैव अ ऑब्जेक्ट, ये ऐसा कोई ऑब्जेक्ट मान लिया, और इस ऑब्जेक्ट के पास में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ये m1 पार्टिकल इधर है, ये m2 पार्टिकल इधर है, ये m3 पार्टिकल इधर है, ये लास्ट वाला mn पार्टिकल बोल देता हूं इधर, ठीक है। और यहां पर मानो वो कोई पॉइंट है O जो शायद इसका द्रव्यमान केंद्र है। अब हमें ही कैसे पता कि भाई साहब यही इसका द्रव्यमान केंद्र है? वापस से, हमें ये कैसे पता कि यही इसका द्रव्यमान केंद्र है? इसका एक तरीका निकाला गया। क्या तरीका निकाला गया? इन सभी से, अगर ये द्रव्यमान केंद्र है ना, तो इन सभी से इनकी लंबवत दूरी को देखी गई। लंबवत दूरी ऐसा ऐसा यूं प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द मास, कहां की ओर जाती हुई? मास की तरफ जाती हुई। जैसे पहली वाली के लिए मैं लिख देता हूं आर वेक्टर, और द्रव्यमान केंद्र से है तो मैं लिख देता हूं आर सी। सेंटर ऑफ मास से कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले वाले के लिए 1 लगा दिया। ये मेरा रिप्रेजेंटेशन है भैया, आर सी और दूसरे वाले मास के लिए। फिर इसके लिए लिखा आर सी और तीसरे वाले मास के लिए, और इसके लिए लिखा आर सी और लास्ट वाले मास के लिए, एन वाले मास के लिए, वेक्टर फॉर्म में। तो फिजिक्स ये बोलती है कि मास और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मास और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों का प्रोडक्ट, मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज डिस्प्लेसमेंट RC1 फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। और ये जितने भी पार्टिकल हैं इन सभी का यही प्रोडक्ट लो और उसका सम करो, सभी का सम करो। लास्ट वाला पार्टिकल कौन था? n था क्या? MnRCn। इन सभी का जब आप सम करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। मोमेंट ऑफ मासेस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मोमेंट। चलो ये बाद की बात है, इसे अपन बाद में डिस्कस करेंगे, क्यों बोला गया वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझिएगा बच्चों कि इन सभी का द्रव्यमान का, उस पर्टिकुलर कण का द्रव्यमान और उस पर्टिकुलर कण की द्रव्यमान केंद्र से लंबवत दूरी, ये द्रव्यमान केंद्र से दूरी नापी गई है, ये बात ध्यान में रखना। इनका गुणनफलों का जो योग है वह योग क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, तभी जाके ये बिंदु क्या है? द्रव्यमान केंद्र। अगर ये योग 0 नहीं आ रहा है, अगर ये इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर ये पर्टिकुलर पॉइंट द्रव्यमान केंद्र हो भी नहीं सकता। ध्यान में रखना, फिर ये पॉइंट द्रव्यमान केंद्र हो भी नहीं सकता, ठीक है। अगर ये तो क्लियर हुआ। चलो, तो फिर इसके लिए एक कंडीशन उन्होंने बनाई, क्या? MIRCI वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, और i की वैल्यू कहां से लेकर कहां तक? 1 से लेकर i की वैल्यू चेंज हो सकती है n तक, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, इस तरीके से काम होता है, दिमाग में रहेगा। इस तरीके से ये चीजें काम करेंगी। तो ये कंडीशन है किसके लिए? द्रव्यमान केंद्र के होने के लिए। और ये दूरी कहां से नाप रहे हो? मूल बिंदु से नाप रहे हो या द्रव्यमान केंद्र से नाप रहे हो? ये ध्यान में रखना, ये दूरी द्रव्यमान केंद्र से नाप रहे, पता चले 0,0 वाले निर्देशांक से नहीं नाप रहे, मूल बिंदु से नहीं नाप रहे। ये दूरी कहां से है बच्चों? द्रव्यमान केंद्र से, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। मैंने यहाँ पे r से रिप्रेजेंट किया, कोई किताब इसे x लिख रही होगी, x वेक्टर इज इक्वल टू 0। बस वो ध्यान में रखना कि x को बता कहां से रहा है। अगर x द्रव्यमान केंद्र से दूरी है तो बिल्कुल सही लिखा है। x अगर उसने मूल बिंदु से बोल दिया, जैसे लेट्स सपोज करो मैं इस दूरी को मूल बिंदु से दूरी बोल दूं और फिर बराबर में 0 बोलूं, तो भैया फिर वो द्रव्यमान केंद्र के लिए नहीं है, वो किसी और चीज की बात कर रहा होगा शायद, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, द्रव्यमान केंद्र होने के लिए ये जो दूरी हम यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, वो किससे नापी गई है? द्रव्यमान केंद्र से नापी गई है, उस पर्टिकुलर मास के लिए, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बात समझ रहे हो? ये दूरी का इंडिकेशन देखिए, डन हुआ। चलो अब देखो ये, ठीक है। अब मैं आपको जो समझा रहा हूं वो 2 पार्टिकल सिस्टम है। 2 पार्टिकल सिस्टम से n पार्टिकल सिस्टम तक जाएंगे।
कि अगर किसी सिस्टम में दो पार्टिकल हो तो द्रव्यमान केंद्र कैसे देखेंगे, और अगर ज्यादा पार्टिकल हो तो द्रव्यमान केंद्र कैसे देखेंगे। होपफुली आपकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। मैं इस चीज को हटा रहा हूं रे। देखो तो द्विकण तंत्र निकाय, डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता रहा हूं। पहले तो मैं सॉल्व करवाने वाला था, लेकिन अब डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता रहा हूं। टू पार्टिकल सिस्टम, टू पार्टिकल सिस्टम। देखिए इसके अंदर द्रव्यमान केंद्र कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो द्रव्यमान केंद्र के लिए हम देखते हैं RCM। ये द्रव्यमान केंद्र का क्या है बच्चों? सदिश रूप है ना। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति का सदिश रूप है भाई। ये होता है बच्चों दो पार्टिकल ही है ना, M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अब आप ये मत बोल देना कि सर इन दोनों का तो योग 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम वाला आपको याद होगा 0 के बराबर लिखा था। देवताओं वहां जो मैंने RCI लिखा था, मैंने वहां RCI लिखा था रे, RCI वेक्टर। वो क्या था? द्रव्यमान केंद्र से दूरी थी। ये यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र से दूरी नहीं है ना, ये द्रव्यमान केंद्र से दूरी नहीं, ये मूल बिंदु से दूरी। R1 और R2 वेक्टर कहाँ से है? मूल बिंदुओं से दूरी है, द्रव्यमान केंद्र से दूरी नहीं है। बात समझ में आ गई? क्लियर कट है? दिमाग में ध्यान में रखना, ठीक है। ये दूरियां कहाँ से हैं? मूल बिंदुओं से दूरी है, ठीक है। चलो, और ये द्रव्यमान केंद्र से दूरी थे, और इसी से ये जनरेट होती है। चलिए, अगर ऐसा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो, किसी का भी पोजीशन वेक्टर आप सभी को पता है कैसे लिख सकते हैं। जैसे पहला पार्टिकल है, पहला पार्टिकल मास M1 वाला था, इसका मैं अगर पोजीशन वेक्टर लिखूं, ठीक है, इसके निर्देशांक लिखूं, तो मैं क्या लिखूं? x1 और y1 इसके निर्देशांक होंगे। तो इसके लिए अगर मैं पोजीशन वेक्टर लिखूं तो x1 क्या लिखूं? i कैप, और y1 क्या लिखूं? j कैप लिखूं, और बीच में क्या लगाऊं? प्लस में, ठीक। लेट्स सपोज करो इसके निर्देशांक में z1 भी है, तो मैं यहाँ पे प्लस का क्या करूँ? z1 k कैप भी तो लगाऊं भाई, इसका निर्देशांक तो यही होगा, पोजीशन वेक्टर तो यही होगा। जैसे M2 है, M2 के निर्देशांक अपन ने माने x2 y2 z2, तो इसको आप क्या लिखोगे? इसके जो पोजीशन वेक्टर होगा M2 का, पोजीशन वेक्टर क्या होगा? स्थिति सदिश क्या होगा? तो हमने लिखा x2 y कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। बताओ ऐसा लिखेंगे नहीं लिखेंगे? लिख सकते हैं ना। चलिए, ऐसे ही बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं, अभी अपन दो की बात कर रहे हैं। ऐसे ही RCM है, वेक्टर में लिखा है आपने, तो इसके खुद के भी तो निर्देशांक तो होंगे ही ना, इसके खुद के निर्देशांक भी तो हो सकते हैं। उसको हम क्या लिखते हैं? XCM I कैप, YCM J कैप और ZCM K कैप। ये इसका पोजीशन वेक्टर है। इसके निर्देशांक कितने? XCM YCM ZCM। और ये निर्देशांक कहां से नापे आपने? मूल बिंदु से दूरी करके नापे। कहां से नापे हैं? मूल बिंदु से दूरी करके नापे। ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो इस चीज को हम काम कैसे कर रहे हैं। तो द्विकण तंत्र में अगर मेरे को सिर्फ XCM निकालना हो तो मैं इसी का ही फॉन्ट का यूज करता हूं डायरेक्ट। देखो, याद रखने का तरीका, अगर ये फॉर्मूला याद है तो दुनिया में सब कुछ याद है। XCM कैसे कैलकुलेट करोगे? कई बार तो हमें ये बोलता है कि आपको स्थिति सदिशी ज्ञात करना है, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिशी ज्ञात करना है। खत्म किस्सा, इससे लगाओ, काम खत्म करो। लेकिन कई बार स्थिति सदिश की जगह वो बोलता है कि भाई साहब मेरे को तो डॉट निर्देशांक चाहिए, पहले निर्देशांक निकाल, उसके बाद में स्थिति सदिश निकालना। तो पहले मैं निर्देशांक निकालूंगा। निर्देशांक कैसे निकालूंगा? तो उसका तरीका, बस जहां R लगा है वहां X लगा देना, है ना। जहां R यूज कर रहे हो वहां पे X यूज करना, ठीक है। तो हम लिखेंगे M1 और R1 की जगह X1 प्लस M2 R2 की जगह X2 डिवाइडेड बाय क्या बच्चों? M1 प्लस M2 कुल द्रव्यमान। यही तरीका है, ठीक है। ऐसे ही YCM क्या होगा बताओ? अभी आप पता चल गया होगा, M1 Y1 प्लस M2 Y2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा रे? M1 प्लस M2 आएगा। ऐसे ही ZCM आएगा। ZCM क्या आएगा? M2
सॉरी m1z1 प्लस m2z2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 आ गया। चलो अगर ये x y और z CM आ गए तो बस i कैप j कैप और k कैप लगा दो, स्थिति सदिश भी आ जाएगा द्रव्यमान केंद्र का। इसी तरीके से काम करना होता है और कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल सा तरीका है ये। चलिए अगर ये तो 2 पार्टिकल्स के लिए था, अगर बहुत सारे हों तो यही पैटर्न फॉलो करो, बहुत सारे हों तो भी यही पैटर्न ही फॉलो करो। क्या भाई, m1r1 वेक्टर प्लस m2r2 वेक्टर प्लस m3r3 वेक्टर डॉट 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 जितने भी हैं mnrn वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास क्या था रे देवताओं, m1 प्लस m2 प्लस m3, सभी का मास सिर्फ और सिर्फ ऐड ही करना है। चलो मेरे को xcm कैलकुलेट करना होता बहुत सारों के लिए, तो क्या करता मैं, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डॉट 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 mnxn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 mn। यही है, इसी तरीके से काम होगा और क्या है। ठीक है, YCM कैलकुलेट करना होता m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 डॉट 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 mnyn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 mn। Z का भी ऐसे ही आता, ZCM भी ऐसे ही आता। तो ये तरीका ऐसा ही है, बहुत सिंपल है। अगर आपको लगता है कि आपको इसका डेरिवेशन भी चाहिए कि देवता ये आए कहाँ से, अपन वो भी कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि अगर आपको ये द्विकर्ण तंत्र निकाय और समझना है तो अपन इसका डेरिवेशन भी मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन एग्जाम के पर्पज से अभी हमें फॉर्मूला के ऊपर गौर करना था। ठीक है, बात ये समझ में आई। चलो तो अब हमारे लिए क्या पता होना चाहिए, द्रव्यमान केंद्र को निकालने के लिए या द्रव्यमान केंद्र का निर्देशांक निकालने के लिए या स्थिति सदिश निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए। पहले तो प्रत्येक कण का द्रव्यमान पता होना चाहिए, दूसरा उनका या तो स्थिति सदिश पता हो या फिर उनके निर्देशांक पता हो, एक्स वाई जेड पता हो, तो हम आसानी से द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश भी निकाल सकते हैं और द्रव्यमान केंद्र के लिए एक्स वाई जेड भी निकाल सकते हैं। मैं आपको 3 एग्जाम्पल करवाऊंगा जो कि बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ऐसे क्वेश्चन है जो आने चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, वो अपन सॉल्व करेंगे। और उसके बाद में जब लगभग ये चैप्टर आधे से ज्यादा कंप्लीट हो जाएगा तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज अपन चलाएंगे जिसमें वो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिनसे आपके प्रैक्टिस आसानी से हो पाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी। तो जल्दी से अपन न्यूमेरिकल देखना चालू करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, न्यूमेरिकल की स्लाइड नेक्स्ट में आने वाली। तो आज का पहला न्यूमेरिकल है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के अणु में कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं के केंद्रों के मध्य की दूरी 1.13 एंगस्ट्रॉम है। कार्बन परमाणु के सापेक्ष अणु के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बताइए। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसमें ये जो वैल्यू है ना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों, इसकी जगह वो कुछ भी दे सकता है। तो ये एक कॉमन एग्जांपल है, या तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का हो सकता है, या ये NaCl का हो सकता है, या फिर ये HCl का हो सकता है। नॉर्मली इन तीनों के आपको क्वेश्चन इसी पैटर्न पे दिखाई देंगे। ठीक है, तो ध्यान में क्या रखना है, इस क्वेश्चन को करते समय हमें इनका एटॉमिक मास नंबर पता होना चाहिए। जैसे जब हम कार्बन को लिखते हैं ना बच्चों, तो कार्बन को क्या लिखा जा सकता है, 6C12 लिखा जाता है। और जब ऑक्सीजन को लिखते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन के लिए यहाँ आता है 8 और यहाँ आता है 16। ठीक है, ये एटॉमिक मास नंबर जो है ना, ये इनके लिए हमारे लिए मतलब हम इस क्वेश्चन में इसे मास की तरह यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि ये क्या काम करने वाले हैं। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के अणु, तो इसके अंदर एक कार्बन होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। तो हमने बोला कि कार्बन यहां पर है और ऑक्सीजन यहां पर है। कार्बन को थोड़ा सा छोटा बनाए, ऑक्सीजन को बड़ा बनाए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का जो मास है वो थोड़ा सा कार्बन से क्या है, ज्यादा है, इस चक्कर में। फिर बोल रहा है कि इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, 1.13 एंगस्ट्रॉम। मतलब कार्बन के केंद्र से ऑक्सीजन का केंद्र जो है उसकी दूरी इतनी है बच्चों, यही है क्या। चलो अब बोल रहा है क्या, कार्बन परमाणु के सापेक्ष, मतलब इसके सापेक्ष में
अणु का द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात करो, शायद कहीं यहां पर हो। इन दोनों परमाणुओं से बना हुआ जो अणु है उसका द्रव्यमान केंद्र यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं पर भी तो हो सकता था। ठीक, वो किससे दूरी नापने की कोशिश कर रहा है? वो कार्बन से दूरी नापने की कोशिश कर रहा है, इस बात को समझिए। तो हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, ये कार्बन लिखा अपन ने और कार्बन के लिए M1 को डिफाइन किया बच्चों। M1 कितना यूज कर रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं 12। कितना लिख रहा हूं? 12। और यहां पर मैं स्मॉल m लगा देता हूं, क्योंकि ये एक कॉमन मल्टीपल है जो कि ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा और कार्बन से भी मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन के लिए तो हमने लिखा M2 और वो हमने लिखा 16 और M। ठीक है, फिर हम हमारी सुविधा के लिए जिसके सापेक्ष में हमें क्या नापना है, दूरी नापनी है, उसे मूल बिंदु पर स्थित मानेंगे। तो यहां पर ये मूल बिंदु के निर्देशांक हो गए 0,0। कार्बन को कहां मान लिया? मूल बिंदु पे मान लिया। और ये एक्स अक्ष मान लिया बच्चों, आप वाई अक्ष भी मान सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, हमने ये मान लिया एक्स अक्ष। ठीक है, अगर ये एक्स अक्ष है तो इसके भी कुछ ना कुछ निर्देशांक होंगे और वाई का निर्देशांक 0 होगा। इसका एक्स का निर्देशांक देखो कितना होगा, 1.13 एंगस्ट्रॉन्ग, 0 कर दूं क्या वाई का निर्देशांक? ऐसे ही ये अगर द्रव्यमान केंद्र है, अगर इस x बिंदु को मैं द्रव्यमान केंद्र मानूं तो इस द्रव्यमान केंद्र के भी निर्देशांक क्या होंगे? XCM और YCM होंगे। अरे होंगे नहीं होंगे? YCM की वैल्यू तो 0 है क्योंकि x अक्ष पे है, और XCM की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? फॉर्मूला मैंने आपको बताया है आज। क्या भाई? XCM कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करते हैं, M1x1 प्लस M2x2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। बताओ ऐसा करते हैं नहीं करते? यही तरीका है। M1 12M इंटू x1, ये इसके निर्देशांक, ये है x1 y1, ये है x2 y2। बात समझ रहे हो? ठीक, तो इसका निर्देशांक कितना था? 0 था, ये तो 0 हो चुका है। प्लस M2 16M मल्टीप्लाइड x2 की वैल्यू ये रही बच्चों 1.13 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, और 0 यहां पर ऐसा का ऐसा, मतलब ये तो YCM का पार्ट था, कोई मतलब ही नहीं था, हमें तो XCM से काम करना है। डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, मतलब 12 और 16 कितना? 28 हो जाएगा। 28M कर दूं क्या? 28M। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। चलो इसको जब आप सॉल्व करते हो इस तरफ देखो, ये तो 0 हो गया। ठीक, तो ये फाइनली कुछ ऐसा मिलेगा 16M मल्टीप्लाइड विद 1.13 एंगस्ट्रॉन्ग को चलने दीजिएगा क्योंकि फाइनल वैल्यू एंगस्ट्रॉन्ग में ही आएगी, और यहाँ पर 28 लिख दीजिएगा। 28M, M से M तो वैसे भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 16 को इससे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड में 28 दीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो आंसर होगा। एंगस्ट्रॉन्ग मत भूल जाइएगा। ठीक है, तो पता चला किस तरीके से काम करेंगे। मैंने आपको फॉर्मूले पहले ही बताए हैं इस वीडियो के अंदर कि ये बेसिक फॉर्मूला है, या तो होगा ये M1R1 प्लस M2R2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो फिर M1x1 प्लस M2x2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। y के निकालने थे तो M1y1 प्लस M2y2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये पैटर्न सेम ही चलेगा बच्चों, दिक्कत नहीं आएगी आपको याद करने में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का पैटर्न ध्यान में रखिएगा। अगर वहां पे NaCl का होता या HCl का होता तो आप H को काम मान लेते मूल बिंदु पे और Cl यहां पर डाल देता। सेम वो का वही पैटर्न है। NaCl वाला होता तो हम वही काम करते, Na को मूल बिंदु पे मानते, Cl यहां पे भाग जाता। ठीक है, काम करने का तरीका वही है। ठीक, चलिए तो ये क्वेश्चन डन है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये यहां पे सामने लिखा हुआ है, वो देखिए बच्चों। इस क्वेश्चन का जो डायग्राम है वो डायग्राम एक एल टाइप शेप है। कैसी शेप है बच्चों? एल टाइप शेप है, एल आकार है ना, और हमें इसका द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना है। इस पर्टिकुलर डायग्राम का, इस चित्र का क्या ज्ञात करना है? द्रव्यमान केंद्र। और कंडीशन में क्या बोल रहा है कि इसका पूरे का द्रव्यमान जो है वो 3 किलोग्राम है। टोटल मास जो है ना इस पूरी शेप का, दैट इज 3 किलोग्राम। आप देखेंगे कि ये सारे के सारे स्क्वायर हैं बच्चों, वर्ग हैं ये, गौर करो। 0 1 0 1 एक वर्ग बन गया 1/1 का।
ठीक है, ऐसे ही ये भी 1/1 का वर्ग बन गया है, ये भी 1/1 का वर्ग बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में एक दिक्कत हो सकती है कि हमें ये नहीं पता कि ये निर्देशांक किस में है, मीटर्स में है या सेंटीमीटर्स में है, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। चलिए, अगर क्योंकि सभी का मात्रक तो सेम ही चलने वाला है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये सारी दूरियां किस में है, मीटर्स के अंदर है, ऐसा अपन काम करके चलते हैं। चलिए, वर्ग का द्रव्यमान केंद्र कैसे होगा, तो मैंने आपको बताया है कि वर्ग का द्रव्यमान केंद्र कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके दोनों विकिरणों को क्या करो, जोड़ दो, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा वही क्या होगा, उसका द्रव्यमान केंद्र। तो ऐसे अगर मैं इसकी बात करूं यूं, तो इसका वर्ग का ऐसा काटेगा, काटेगा तो बिल्कुल बीचों बीच में ये होएगा क्या, ये द्रव्यमान केंद्र। इस वाले का भी सेम ऐसा ही, यूं विकर्ण मिलाएंगे तो यहां पर कहीं ना कहीं क्या मिलेगा, द्रव्यमान केंद्र। ऐसे ही इसके साथ में भी ये बिल्कुल बीचों बीच में क्या आएगा, इसका द्रव्यमान केंद्र आएगा। बात समझ में आई क्या? अब हमें क्या पता होना चाहिए बच्चों, इस बार 3 पार्टिकल हो चुके, देखा जाए तो मैं इसको C1 लिख रहा हूं, इसको C2 लिख रहा हूं और इसको C3 लिख रहा हूं। 3 पार्टिकल हैं, तीनों के निर्देशांक पता होने चाहिए, तीनों का द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो तीनों का द्रव्यमान 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 3 किलोग्राम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो 1 किलोग्राम इसके पास में, 1 किलोग्राम इसके पास में, 1 किलोग्राम इसके पास में। तो क्वेश्चन को करने के लिए जो डेटा मेरे को चाहिए था, M1 M2 और M3, ये सारे के सारे इक्वल हैं, कितना, 1 किलोग्राम। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट चाहिए सभी के, C1 के, C2 के, C3 के कोऑर्डिनेट चाहिए। किस तरीके से भाई, ऐसा करूं क्या, बताओ, होगा। C1 का x कोऑर्डिनेट देखो 0 और 1 के बीच में आ रहा है। C1 के लिए कोऑर्डिनेट देखो x1 y1 है, C1 के लिए कोऑर्डिनेट x1 y1, x1 की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में आधा होता है बच्चों, 1/2, तो x की वैल्यू 1/2। y देखो, ये 1 और ये आधा, 1 और आधा कितना हो गया, 3/2, 3/2 x1 y1। ठीक है, अब C2 के कोऑर्डिनेट देखिए, C2 यहां पर है, C2 के कोऑर्डिनेट कैसे देखेंगे, वापस से x देखो इतना ही है क्या, छोटा सा भाग, आधा दिखाई दे रहा है क्या, इसके और इसके बीच में है, आधा आएगा 1/2, कॉमा यहां पे देखो y एक्सिस पे पता चल रहा है क्या, हाफ ही लिखूं क्या, 1/2। ये सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस की बात है बच्चों, अगर 10th की मैथमेटिक्स पता है तो हम आसानी से कर पाएंगे। C3 देखो, ये यहां से लेकर यहां तक, तो ये पूरा 1 और ये हाफ, 1 और हाफ 3/2, जबकि y देखोगे तो 1/2। अरे इसमें कोई दिक्कत है क्या रे, बहुत सिंपल है ये चीज तो, है ना। चलो, तो ये x1 y1, x2 y2, x3 y3 क्या कैलकुलेट करेंगे, द्रव्यमान केंद्र, निर्देशांक। तो सबसे पहले xcm कैलकुलेट करेंगे। xcm क्या होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। बताओ यही होगा क्या, अरे यही होगा ना रे देवताओं, इस तरीके से ही होगा काम। m1 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू कितनी, 1/2 दिखाई दे रहा है ना, प्लस m2 कितना 1, x2 की वैल्यू x2 1/2 प्लस m3 1 ही है, x3 3/2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होगा, 3। चलिए, ये 1/2 और ये 1/2, 1 प्लस 3/2 कितना हो गया बच्चों, 5/2 हो गया क्या, तो ये हुआ 5/2 और उसमें डिवाइड किसका लग रहा है, 3 का और लग रहा है, तो ये हो जाएगा 5/6। पता चला क्या, xcm सेंटर ऑफ मास, और कितने पे, मीटर पे, क्योंकि वो सारा काम मीटर में लेकर के चल रहे थे अपन, है ना। ऐसे किसको कैलकुलेट करेंगे, ycm को, वही पैटर्न है बच्चों, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय
M1 प्लस M2 प्लस M3, बताओ आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा देवताओं? वैल्यू पुट करनी है। M1 की 1, Y1 की ये रही, Y2 की ये रही, Y3 की ये रही, डेफिनेटली सॉल्यूशन निकलेगा। मेरे हिसाब से इतना ही आना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से काम करो, जल्दी से सॉल्व करो, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पता चला, ये क्वेश्चन आ सकता है, डायग्राम देगा और उस पर्टिकुलर डायग्राम का आपको क्या बोलेगा, द्रव्यमान केंद्र कैलकुलेट करो। ठीक है बात? चलिए आगे वाला सवाल देखिए, ये बहुत खतरनाक सवाल है, एक लेवल का सवाल है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो लैब असिस्टेंट के हिसाब से ये ऊपर वाला जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, और मैं आपको एनसीईआरटी बुक के हिसाब से इनको सॉल्व करवा रहा हूं ताकि आने के चांसेस मैक्सिमाइज हो जाएं, क्योंकि इस तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये लाइन टू लाइन उठा देता है एनसीईआरटी की। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या बोल रहा है वो। द्रव्यमान 10,20 और फिर 30 मात्र को, इसका मतलब आप वो द्रव्यमान ग्राम भी मान सकते हैं, आप वो द्रव्यमान किलोग्राम भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको। ठीक है, चलो तो मैं किलोग्राम मान के चलता हूं। मात्रकों के 3 कणों का द्रव्यमान केंद्र, 3 कणों का द्रव्यमान केंद्र ये दे रखा है बच्चों, और निर्देशांक पद्धति में दे रखा है। मतलब द्रव्यमान केंद्र है बच्चों XCM, YCM, ZCM की वैल्यू। ठीक, तो अगर मैं इस द्रव्यमान केंद्र को लिखूं किसमें, वेक्टर पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर है ना, तो पोजीशन वेक्टर के रूप में मैं लिख सकता हूं इसको। तो हमने लिखा कि RCM की वैल्यू दे रखी है हमें, क्या दे रखी है, x की देखो कितनी है, 1 है क्या, तो मैं i कैप लिख देता हूं। y की -2 है तो -2j कैप, और 3z कैप। बताओ भाई ऐसे लिख सकते हैं कि k कैप के साथ में? बताओ भाई RCM शुरुआती वेक्टर में लिख देता हूं, ये वेक्टर में ऐसा ही होगा, और वेक्टर वाला तरीका मैं आपको बता चुका हूं किस तरीके से लिखा जाता है। चलिए, तो ये आपको एक तरीका दिया हुआ है कितने कणों के लिए, 3 द्रव्यमान वालों के लिए, या 3 कणों वाले जो पार्टिकल बना हुआ है या एक सिस्टम बना हुआ है उसका द्रव्यमान केंद्र ये है। ठीक, और उनके द्रव्यमान भी दिए गए हैं। ये कब है, जब हमें पता है कि M1 की वैल्यू 10 kg में मान रहा हूं, M2 की वैल्यू मैं 20 kg मान रहा हूं, और M3 की वैल्यू मैं कितनी मान रहा हूं, 30 kg मान रहा हूं। लेकिन इन सभी के मेरे को निर्देशांक नहीं पता, मतलब x1 y1 नहीं पता, x2 y2 नहीं पता, x3 y3 नहीं पता, या फिर इनके तो z में भी आने चाहिए। तो m1 x1 x1 y1 z1 नहीं पता, x2 y2 z2 नहीं पता, x3 y3 z3 नहीं पता, ये नहीं पता है हमें। ठीक है, लेकिन ये कैलकुलेट किए जाएंगे। कैसे भाई, तो हमने बोला कि पहला द्रव्यमान, पहले द्रव्यमान का पोजीशन वेक्टर, पहले द्रव्यमान का स्थिति सदिश हमने क्या माना, R1 वेक्टर, दूसरे वाले का क्या माना, R2 वेक्टर, तीसरे वाले का क्या माना, R3 वेक्टर। हालांकि ये हमें नहीं पता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये हमें अभी नहीं पता है, लेकिन बाद में पता हो जाएगा, देख लेंगे हम उस चीज को। ठीक है, चलो ये कुछ ऐसी चीज है। अब आगे क्या बोल रहा है, द्रव्यमान 40 मात्रकों के चौथे कण को कहां रखा जाए कि यह द्रव्यमान केंद्र यहां पर आ जाए, 1,1,1 पर आ जाए। ठीक है, पहले तो सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ 3 पार्टिकल थे जिसके कारण द्रव्यमान केंद्र यहां है। अगर चौथा पार्टिकल और ऐड कर दिया जाए तो द्रव्यमान केंद्र यहां आ जाएगा। तो भैया आपको यह बताना है कि चौथा पार्टिकल रखे कहां, चौथे पार्टिकल के लिए पोजीशन वेक्टर हो कहां, यह कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले तो अपन इस डेटा को सॉल्व करते हैं कि ये डेटा हमें क्या दे सकता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो आप सभी को मैंने एक फॉर्मेट बताया था इस वीडियो में कि RCM का जो फॉन्ट है, मतलब जो फॉर्मूला है, दैट इज M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर, और इसी तरीके से आगे की ओर चलते जाए, है ना। डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं बच्चों, M1 प्लस M2 प्लस M3, 3 पार्टिकल हैं तो इतना ही लिखा जाएगा। बताओ, इसी तरीके से लिखेंगे इस चीज को, है ना। अब देखो क्या काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर रहे हैं। M1 की वैल्यू कितनी है, M1 की है 10। क्या हमें R1 पता है, नहीं भैया हमें R1 दिया हुआ नहीं है, पता कहां से होगा। M2 की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो हमने लिखा +20, और यहां पर लिख दिया R2 वेक्टर। ठीक है,
फिर m3 की वैल्यू कितनी है 30 और यहां पे लिख दिया r3 वेक्टर डिवाइडेड m1 प्लस m2 प्लस m3 ये प्लस ये प्लस ये कितना होगा 30 एंड 30 60 आ जाएगा क्या? और इज इक्वल्स टू आरसीएम। आरसीएम तो देवता हूं मेरे को पता है वेक्टर में कितना भाई आई कैप माइनस 2 जे कैप एंड प्लस 3 के कैप। ठीक है, बताओ मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं नहीं कर सकता? यहां से 10 को कॉमन ले सकता हूं नहीं ले सकता हूं? ले सकता हूं ना। चलो ये चीजें मेरे पास में आ जाएंगी। चलिए तो हमने इस चीज को लिखा 60 मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिएगा 60 मल्टीप्लाई हो रहा है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 30 के कैप से। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है हमें 10 r1 वेक्टर प्लस 20 r2 वेक्टर प्लस 30 r3 वेक्टर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। इसे हम बाद में और भी सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, एक और चौथे वाले को और ऐड कर दिया जिसका द्रव्यमान जो है वो 40 है। अब केस सेकंड में है अपने पास में, केस सेकंड में। ठीक है, केस सेकंड के अंदर M4 को और ऐड किया गया है जिसकी वैल्यू मैं 40 kg लिख रहा हूं, लेकिन हमें R4 कैलकुलेट करना है, ये दिया हुआ नहीं है। लेकिन जैसे ये ऐड कर देते हैं तो फिर RCM जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में 1,1,1 में, मतलब आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप में, ऐसा कन्वर्ट हो जाता है। आपको R4 कैलकुलेट करना है, पैटर्न वही है बच्चों। RCM का फॉर्मेट लगाओ, RCM इज इक्वल्स टू क्या M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर प्लस M4 R4 वेक्टर। बस ये ऐड हो जाएगा, बस ये ऐड होगा और कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। फॉर्मूला ही तो थोड़ा सा चेंज हुआ है, 4 पार्टिकल थे, 4 का फॉर्मूला लिख लिया अपन ने। RCM की वैल्यू कितनी है इस बार, नया वाला देखो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। M1 R1 ये तो अपन ने पहले भी काम किया है ना, सेम यही है, लिख दो भाई 10 R1 वेक्टर प्लस 20 R2 वेक्टर। अरे बताओ किया था नहीं किया था? अरे यही तो है जो अभी सॉल्व करके लिखा है। बस M4 देखो, M4 कितना है 40 है, 40 और R4 वेक्टर डिवाइडेड बाय, इन सभी को ऐड करो, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 मेरे हिसाब से 100 होता है, होता है नहीं होता? चलो देखो अब इस चीज को, ये कितनी लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना, वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, बात समझे? और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो हमने लिखा ये आएगा, समझना 100 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल्स टू, और इस पूरे की जगह, इसकी जगह ये दिखाई दे रहा है यहां तक, इसकी जगह अपन ये लिखेंगे 60 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, और प्लस 40 R4 वेक्टर। ठीक है, चलिए अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, इधर से भी इसको इस तरफ लेकर के आ जाइएगा। तो ये हमारे पास में क्या होगा 100 आई कैप प्लस 100 जे कैप प्लस 100 के कैप, कुछ ऐसा पैटर्न इज इक्वल्स टू, देखिए क्या होगा, इधर देखते हैं तो हमारे पास में आएगा ये 60 आई कैप माइनस 120 जे कैप एंड 180 के कैप। बताओ ऐसा ही होगा क्या? इज इक्वल्स टू 40 R4 वेक्टर। इनको इधर लेकर के आओ तो 100 माइनस 60, 100 माइनस 60 कितना हो जाएगा 40 आई कैप। ठीक है, 120 माइनस का इस तरफ आते ही प्लस का हो जाएगा 220 जी कैप। ठीक है, इस तरफ इसको लेकर क्या क्या होगा माइनस का 80 आएगा क्या के कैप इज इक्वल्स टू
40 R4 वेक्टर, यही होगा। हमें सिर्फ और सिर्फ R4 कैलकुलेट करना है। R4 कैलकुलेट करना है तो 40 का क्या लगा दिया जाए, यहाँ पे डिवाइड लगा दिया जाए, ये कुछ ऐसा। इस पूरे में किसका डिवाइड लगा दोगे बच्चों, 40 का डिवाइड लगा दीजिएगा, ठीक है। जो भी आए वो आंसर है आपका, जो भी आए वो आंसर है। तो 40 का इसमें डिवाइड लगाओगे तो कितना आएगा, आई कैप, इसमें डिवाइड लगाओगे तो 0 से 0, ये कितना आएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5.5 आएगा, 5.5 जे कैप माइनस 2 के कैप, कुछ ऐसा ही आएगा ना। 1 आई कैप प्लस 5.5 जे कैप करके देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से इतना ही आएगा, 5.5 जे कैप एंड 2 माइनस 2 के कैप, इसी तरीके से आएगा। यही सॉल्यूशन है बच्चों, इसी तरीके से ये काम करेगा, और तो कैसे काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इवन ये समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र इतना टिपिकल टॉपिक नहीं है। चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में लैब असिस्टेंट के और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।